तो दोस्तों, यह बात तब की है जब मैं 16 साल की थी, जब मुझे एक बूढ़े से प्यार हो गया और मैं उससे शादी कर ली। लेकिन मेरी जवानी ने मुझे बहुत तंग करती थी। एक रात मैं रजाई में घुस गई और बूढ़े पति ने पूरी रात मेरी चीख निकाल दी। उनसे तो मेरे साथ बात करते हुए 8 ही दिन हुए थे। इसकी आवाज़ तो ऐसी थी कि जैसे उसकी आवाज़ में ही जादू हो। मैं उसकी आवाज़ में खोकर रह गई। उसकी बातों ने मेरी नींद ही उड़ा कर रख दी। कौन कहता है कि केवल मर्द ही औरत के मोहब्बत में पागल दीवाना हो जाता है, मर्द उसका आशिक बन जाता है। मैं एक लड़की होकर उसकी आवाज़ की दीवानी थी। मेरा जी चाहता था कि वह रात को अपनी बातों का रस मेरे कानों में घोलते रहे और मैं उसकी बातों को सुनती रहूं। मेरी उम्र 16 साल की थी और मैं 10वीं कक्षा में ही थी। जब कॉलेज में गई थी तो सारी लड़कियों की बातों ने तो मेरी पढ़ाई से दिलचस्पी हटा दी थी और दूसरी तरफ कर दिया था। मेरी सहेलियां अक्सर मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किस्से कहानियां सुनाती थीं। मैं बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती थी। एक बार मेरी दोस्त ने मुझसे कहने लगी कि तुम क्या खामोशी से हमारी बातें सुनती रहती हो, अपनी भी तो कोई बात सुनाया करो। उसकी बात सुनकर मैंने ठंडी आहें भरी। मैंने कहा, मेरी कौन सी बात है, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने उलझन से कहती है, तुम इतनी खूबसूरत हो, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई लड़का तुम्हारा हुस्न को पाने के लिए दीवाना ना हो। मैंने कहा कि मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं की। सच तो यह था कि अंदर ही अंदर मुझे भी यह सब करने की चाहत थी। वह मुझे कहने लगी, तुम तो पागल हो। अरे तुम्हारे मोहल्ले में इधर उधर के बहुत से लड़के रहते होंगे, उन्हें देखा करो, उनको देखकर स्माइल पास किया करो। अब वह दूर नहीं है कि लड़के लड़कियों के पीछे पीछे घूमते रहे। जब तक लड़कों को लड़कियों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता, वह भी आगे नहीं बढ़ते। इसके बाद मैं घर आकर जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में लेटी तो मुझे लगा कि काजल की बात ठीक है। मेरी सब दोस्तों किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। किसी के अपने कजिन के साथ अफेयर चल रहे हैं तो किसी के मोहल्ले में, और एक मैं हूँ, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। दोस्ती करने में तो कोई हर्ज नहीं होती, बस एक दोस्ती ही तो करनी है। मेरे माता पिता दोनों ही जॉब करते थे। मैं जिस उम्र के हिस्से में थी, मुझे अपनी माँ की इज्जत की ज़रूरत थी ताकि वह मुझे अच्छा और बड़ा समझा सके, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं था। मेरे पापा और माँ दोनों ही ऑफिस में जॉब करते थे और शाम को जब वह घर आते तो मेरी माँ किचन के कामों में बिजी हो जाती और पापा अपने कामों में बिजी हो जाते। पूरा दिन मुझे बस यही इंतज़ार रहता कि कब मेरे माँ बाप घर आएंगे तो मैं उनसे बातें करूँगी, लेकिन यह मौका मुझे नहीं मिलता। जब मैं 8वीं में थी तो मेरी दिलचस्पी अपनी पढ़ाई पर थी, लेकिन मैं कॉलेज में रोमांटिक नॉवेल पढ़ने लगी। उन अपने दोस्तों से छुप छुप कर रोमांटिक रसीली कहानियाँ लेकर आती थी, लेकिन जब मैं उनको पढ़ती थी तो हीरो हीरोइन के सीन पढ़कर मेरे दिल में कुछ अलग से जज्बात उबलने लगते थे। कई बार तो हीरोइन हीरो के ऐसे ऐसे सीन लिखे होते थे जिन्हें पढ़कर मेरे पसीने छूट जाते थे। एक बार मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। रात का 12 बज रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो आवाज़ किसी आदमी की थी। आवाज़ में भी क्या जादू था। उस शख्स की आवाज़, उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि मैं चाहकर भी फ़ोन नहीं बंद कर रही थी। वह मुझे किसी के बारे में पूछ रहा था कि क्या यह रेखा का नंबर है। मैंने कहा जी नहीं। फिर कहने लगा कि फिर किसका नंबर है यह। उसके इस सवाल पर मुझे फ़ोन बंद कर देना चाहिए था। ये कह देना चाहिए था कि यह रॉन्ग नंबर है, लेकिन मैंने झट से अपना नाम बता दिया। मैंने कहा, मेरा नाम प्रिया, ये मेरा नंबर है। मेरी ये बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझसे दोस्ती करोगी? यह सुनकर तो मेरे दिल की रफ्तार घोड़े की लगाम की तरह भाग गई थी। न मैंने उसे कोई जवाब दिया और ना ही मेरा दिल चाहा कि मैं फ़ोन बंद कर दूं। मुझे अपनी दोस्त कविता की बात याद आने लगी कि अगर ऐसा कोई मौका मिले तो हाथ से नहीं जाने देना। अरे यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। उसके बाद मुझे अपनी पढ़ी हुई कहानी का भी याद आ गई। फिर मैंने हाँ बोल दी। फिर उसने प्यार से कहा, क्या आप अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं?
मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी माँ से मेरी दास्तां महलों में था कि हर बात अपनी माँ को कहती। वह तो कुछ सुनती ही नहीं थी, न कभी मेरे पास बैठी थी। जब भी मैं उनसे बात करने के लिए जाती, उनके पास बैठती, तो वह अपने पर्स से ढेर सारे पैसे निकाल कर मुझे पकड़ा देती और कहती कि और ज़रूरत हो तो बता देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती। मेरी माँ बस खाने के दौरान ही मुझसे कुछ देर बातें करती थीं, और वह भी यह कहकर कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सब ठीक है, पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मेरी माँ का मुझसे बस यही रिश्ता है कि मुझे मेरी हर ज़रूरत की चीज़ मंगा सके और पूरी करके दे सके। उनके पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं था, मुझे अच्छा बुरा बताने के लिए वक्त ना था। मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और अपनी एक तस्वीर खींचकर उस शख्स के नंबर पर भेज दी। कुछ देर बाद ही मेरा उस फोटो पर दिल का इमोजी से रिएक्ट किया था। उसके बाद वह कहने लगा कि देखा, मुझे मालूम था ना कि तुम बेहद ही खूबसूरत हो। मैंने भी उसे कहा कि मुझे तुम्हारी फ़ोटो देखनी है। वह कहने लगा कि तुम्हें मैं फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हारे सामने लाइव आकर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा हूं। अब अक्सर वह मुझसे मेरी फ़ोटो मांगता और मैं उसे दे देती, लेकिन एक बार वह मुझसे कहने लगा कि अगर तुम कल काले रंग की मैक्सी पहनो तो और भी ज़्यादा हसीन लगोगी। कभी कहता कि लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर मैं शर्मा जाती हूँ। अब उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। उसकी मोहब्बत में धीरे धीरे मैं इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि लगता था कि उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। उसकी बातें मेरा होश उड़ाने लगी थी। कुछ दिनों बाद ही मेरी ग्रेजुएशन के पेपर हो गई। अब मैं सेकंड ईयर में आ चुकी थी और मेरी उम्र भी 19 साल हो गई थी। अब जब मैंने उसको बताया कि मैं 19 साल की हो गई हूँ, तो कहने लगा कि मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें एक बहुत कीमती तोहफा भेजूंगा। लेकिन मैं पता बताने से डरने लगी। मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई दर्द ज़रूर होता था, लेकिन जब भी मैं कविता से राय मांगूं तो वह कहती थी कि दे दे, वह तुझे इतना प्यार करता है, तुम्हें इसके प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने शख्स को अपना पता दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे वह दिन के वक्त तोहफा भेजें, क्योंकि शाम में मेरे पापा आ जाते हैं। उसे कहने कि तुम्हें तुम्हारा तोहफा कुछ दिन में मिल जाएगा। मुझे उनके तोहफे का इंतज़ार था। कुछ दिनों बाद एक शख्स दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैं फौरन से दरवाजे के पास भाग कर गई और पूछा कि कौन है, तो कहने लगा आपका तोहफा आया है। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला और एक 40 से 50 साल के लगभग आदमी था। उसके हाथ में एक गिफ्ट था। मैंने वह गिफ्ट पकड़ लिया। वह आदमी मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था कि मैं नर्वस हो रही थी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब वह तोहफा अपने कमरे में जाकर खोला तो मेरे होश उड़कर रह गए। वह खूबसूरत मैक्सी थी जो कि लाइट पिंक कलर की थी, लेकिन इसका गला आगे पीछे दोनों तरफ से काफ़ी गहरा था। मुझे वह मैक्सी तो बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरी माँ ने वह मैक्सी मेरी अलमारी में देख ली तो पूछेगी कि इतनी फैंसी मैक्सी तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं यही सोच रही थी कि जब मेरे मोबाइल पर बेल बजनी शुरू हो गई। देखा तो सोनू का नंबर था। उस लड़के का नाम सोनू था। मैंने फौरन से मुस्कुराते हुए फ़ोन उठा लिया और कहने लगा 000949, तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया? मैंने कहा हाँ, तोहफा बहुत पसंद आया। कहने लगा तो फिर तोहफा देने वाले का हक भी अदा करो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। वह कहने लगा कि मुझे तुम्हें इन कपड़ों में देखना है। यह सुनकर तो मैं घबरा गई थी। मैंने कहा तुम कैसे देख सकते हो? वह कहने लगा वीडियो कॉल पर इनकार मत करना, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। जैसे ही वीडियो कॉल की रिंगटोन बजी, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। पहली बार जब उन्हें फेस टू फेस देखना था तो दिल मेरे भी बहुत बेचैनी था कि मैं उसे देखूंगी, वह कैसा होगा। मैंने अपने दिल थामा और वीडियो कॉल रिसीव कर ली। लेकिन ये क्या, सामने बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय अंधेरे के। शायद कमरे की लाइटें बंद थीं। मैंने कहा कि अंधेरा क्यों है?
तो कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत जल्द ही दिखाऊंगा। वह मेरी तारीफ करने लगा, कहने लगा, मैंने जितना भी ख्याल सोचे थे तुम्हारे बारे में कि तुम इस कपड़ों में ऐसी लगोगी, तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, लेकिन मेरा ख्याल तुम्हारे हुस्न के सामने कुछ नहीं है। मैं यह सुनकर शर्मा गई कि फिर वह कहने लगा, अपने दुपट्टा उतारो, मुझे तुम्हें बिना दुपट्टे के देखना है। यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने इनकार कर दिया। वह कहने लगा, आज तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बस वही करो जो मैं कह रहा हूं, वरना तुमसे नाराज हो जाऊंगा तो तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा, तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा उतार दिया। उसके बाद वह मुझसे जो जो कहता रहा मैं वह करने लगी। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने फौरन से फोन काट दिया और अपने कपड़े जल्दी से बदल लिए और बाहर चली गई। बाहर मेरे माँ पापा ऑफिस से वापस आए थे। मैं कुछ घबरा सी गई थी। मुझे घबराता हुआ देखकर वह कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने सिर हिला दिया और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। यूं ही बात टाल दी। उन दोनों ने मुझसे कुछ कहा, तुम्हें किसी और के घर दावत में जाना है, तैयार हो जाना, काफी शानदार दावत का इंतजाम है, जहां मैं अपने माँ बाप के साथ शायद पहली बार ही गई थी, वरना वे लोग अकेले ही जाते थे, कभी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। काफी अच्छी तरह दावत हुई, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी माँ ने मुझसे कुछ कहा। मैं तो हक्की बक्की होकर उनको देख कर रह गई। वह कहने लगी कि दावत पर मौजूद मेरे बाबा ने एक दोस्त से अपने बेटे के लिए तुम्हें पसंद कर लिया है और मेरी माँ बहुत जल्दी मेरी मंगनी उससे कर देंगी। मैंने यह सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरी माँ कहने लगी, क्यों नहीं करनी, देखो हम तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी ना हो जाए, लेकिन रिश्ता तुम्हारा वहीं होगा जहां हम चाहते हैं। वह लोग बहुत अमीर हैं, तुम बहुत ही अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजारोगी। लेकिन इस वक्त शायद बात मेरी बस से बाहर निकल चुकी थी। मैं तो उस आदमी की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं किस और को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। यह सुनकर तो मेरे पापा आपे से बाहर हो गए, मुझे थप्पड़ मारा और मेरी माँ से कहने लगे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यह ना जाने किस मोहल्ले के आवारा लड़कों से इश्क करती फिर रही है। मेरी माँ भी मुझे बुरा भला कहने लगी, लेकिन मैं रोते हुए यही कहती रही कि मैं उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ मुझे बाजू से पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और मुझे कमरे में बंद कर दिया और कमरा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही रात को सोनू का फोन आया, मैंने सारी बातें उसे बता दी। यह सुनकर सोनू कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, सोनू ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। वह कहने लगा, मैं कल ही तुमसे शादी कर लूंगा, वह भी फोन पर यही वकील बुला लूंगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे कमरे में लॉक कर दिया गया है, मैं घर से भाग नहीं सकती। वह कहने लगा, फोन पर ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ऐसे भी शादी हो जाती है। मुझे तो ऐसी बात का कभी पता नहीं था, इसलिए मुझे यही हाल नजर आया, लेकिन ऐसे तो मेरे माँ बाप कभी ना मानते। अगले दिन वीडियो कॉल पर ही मेरी सोनू से शादी हो गई, लेकिन उसे मैंने अभी तक देखा नहीं था। सिर्फ वकील ही मुझे नजर आया था, जिसके सामने मैंने अपनी शादी को कबूल किया था। शादी होते ही फोन कट चुका था। रात को जब कल आई तो सोनू कहने लगा कि तुम अपने माँ बाप से झगड़ा खत्म कर लो, कह दो कि तुम्हें रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, ताकि तुम्हारी कैद खत्म हो। मुझे भी सोनू की बात ठीक लगी। मैंने यही किया। अगले दिन अपनी माँ से कहा, कह दिया कि मुझे उसके रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। मेरी माँ यह सुनकर खुश हो गई। मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि जो फैसला हम तुम्हारे लिए ले रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। बेटा, बाद में तुम खुद ही यही कहोगी। मुझे जो कदम उठाना था वह मैं उठा चुकी हूँ। कुछ दिन में मेरे बाबा के दोस्त और उनकी बीवी आकर मुझे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाकर चले गए। मेरे पापा मेरी तरफ से दोबारा से बेफिक्र हो गए थे। एक दिन ऑफिस गए थे कि पीछे एक डिलीवरी वाला आ गया।
मैं जानती थी कि डिलीवरी वाले के हाथ में मेरे शादी के पेपर्स हैं, जिसे हर हाल में मुझे साइन करके उस आदमी को वापस देने हैं। मैंने साइन कर दिए। कहने लगे, आपको आपकी कोई आईडी का नंबर भी बताना पड़ेगा। मैंने अपनी आईडी का नंबर भी दे दिया। एक दिन पहले ही मेरी आईडी कार्ड बनकर मुझे मिला था। मैं अपना आईडी कार्ड को देखकर नंबर बता रही थी। कहने लगा, मुझे इसकी तस्वीर चाहिए होगी। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो 45 साल का आदमी सामने खड़ा था। कहने लगा, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर मेरे बाबा इससे बहस करने लगे। शोर सुनकर मेरी माँ भी बाहर आई। मैंने पहले इस आदमी को नहीं देखा था। वह कहने लगा, मेरी आपकी बेटी से शादी हुई है। उसकी आवाज़ सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। वह सोनू की आवाज़ थी। तो क्या सोनू 45 साल का आदमी था, जिसने अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर शादी के लिए मजबूर कर दिया था। उसने वह वीडियो कॉल भी दिखा दी जिसमें मैंने शादी की तस्वीरें किया था। मेरे माँ बाप तो रोने लगे थे। मैं पत्थर की मूर्ति बनी सबकी शक्ल देख रही हूँ। मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन यह सब मैंने अपनी बेवकूफ़ी से किया था, इसीलिए इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप कहने लगे, दफा हो जाओ इस आदमी के साथ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं किसी बेजान वजूद की तरह इस आदमी के साथ अपने घर से बाहर निकल गई थी। बाहर गाड़ी खड़ी थी। इसके फ्रंट सीट पर उसने मुझे बैठने के लिए कहा। तो यही था वह मोहब्बत जिसके खातिर मैंने अपने माँ बाप का भी दिल दुखाया था। यही था वह शख्स जिसके खातिर मैंने अपनी हंसती जिंदगी को ठोकर मार दी थी। मैं तो शायद इसकी बेटी से भी कम उम्र की होंगी। मैं यह भी नहीं जानती थी कि वह आदमी शादीशुदा है या भी नहीं। जो इसकी उम्र थी, लेकिन शादीशुदा होगा। मेरी इसके घर में क्या अहमियत होगी। मैंने पूरा रास्ता खामोशी से काटा था। गाड़ी इसके घर के सामने खड़ी हुई। मैं उसके साथ ही घर में दाखिल हुई थी। पूरा घर खाली था। मुझे कमरे में ले गया। आज उनकी मुँह मुझे बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन मैं चुप थी। अजीब सी बात यही थी कि उसने मेरी तारीफ तो बहुत की, लेकिन मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाया। वह मुझसे दूर ही रहा था। 1 महीना हो गया था, लेकिन मैंने अपने दिल को बहुत समझा लिया था कि वह आदमी एक बार भी मेरे करीब नहीं आया। मैंने मोहब्बत उसी के साथ की थी। शादी भी हो चुकी थी, अपने घर भी मैं छोड़ चुकी थी। इसीलिए मैं भी चाहती थी कि मैं भी वैसे ही जिंदगी गुजारूं जैसे सब लड़कियां शादी के बाद गुजारती हैं। लेकिन वह आदमी मेरे करीब नहीं आता था, बस मुझसे मोहब्बत भरी बातें ही करता था। एक बार वह जिसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। 1 महीने से मैं सोनू के साथ इसके घर में रह रही थी, लेकिन आज तक कोई नहीं आया था। लेकिन एक रात उसका भतीजा उससे मिलने आ गया। मैं उस वक्त किचन में खाना बना रही थी। तभी सोनू ने दरवाज़ा खोला तो 22 साल का नौजवान घर में दाखिल हुआ और सोनू के साथ गले लगा और रोने लगा। कहने लगा, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी। चाचा, मैं उसे दिल और जान से चाहता था। उसके घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन न जाने वह किसकी बात कर रहा था। मैं किचन से बाहर आई तो सोनू की मेरी तरफ पीठ थी। उसका भतीजा उसके गले लगा हुआ था, जो मेरे सामने था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो कहने लगा, तुम यहाँ। मैं उसे देखने लगी। वह सोनू के पीछे हटकर मुझे हैरत से देखने लगा। सोनू कहने लगा, यह मेरी बीवी है। ये सुनकर वह सोनू को गौर से देखने लगा। कहने लगा, यह आपकी बीवी है। सोनू उसे अपने कमरे में ले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह नौजवान मुझे कैसे जानता था। मैंने तो पहली बार इस नौजवान को देखा था। सोनू के कमरे से इतनी तेज आवाज़ें आ रही थीं। मैं तुरंत से कमरे के पास चली गई। तो जो बातें मैंने सुनी, मेरे होश उड़ गए थे। वह सोनू से कहने लगा, चाचा, यही वही है जिससे मैं मोहब्बत करता था। आप कैसे इससे शादी कर सकते हैं? मैंने ही इससे फ़ोन पर बातें की थी, दोस्ती की थी। आप मेरी इस मोहब्बत को जानते भी थे, फिर क्यों आपने ऐसा किया? ये कहकर वह रोने लगे। राहुल कहने लगे, जब तुमने मेरे साथ इस लड़की को गिफ्ट देने को भेजा था, इसे देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। इसीलिए बेईमानी से मैंने तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी सिम निकाल ली। इस लड़की का नंबर मुझे एकदम से मिल गया था और तुम्हें इसका नंबर याद था ना? इसीलिए वीडियो कॉल पर जब मैंने इस लड़की का हुस्न देखा
तो मैंने सोचा कि तुम तो जवान हो, तुम्हें तो कोई और भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। शक्ति तुम्हारी और मेरी आवाज़ भी मिलती है। मुझे लगा तुम इस लड़की को कुछ दिन में भूल जाओगे, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि इस लड़की का बाप तुम्हारे बाबा का दोस्त है और तुम्हारा रिश्ता इससे तय कर चुके थे, तो मैं परेशान हो गया। इसीलिए चुपके से इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन क्योंकि मैं नामर्द हूं, बीवी के काबिल नहीं हूं, इसलिए इसकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता। लेकिन वह मुझसे मोहब्बत करती है, इसीलिए मेरी मोहब्बत के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। लेकिन तुम वापस चले जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं आज तक तुम लोगों के खातिर बड़ी कुर्बानियां देता आ रहा हूं। आज तुमसे अपनी जिंदगी की खुशी मांग रहा हूं, इनकार मत करना। सोनू इसके सामने हाथ जोड़कर रोकर विनती कर रहा था, और मैं यूं थी कि मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई खिलौना थी, जैसे चाचा भतीजे ने मिलकर खेला हुआ था। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मेरे बाबा ने मेरे लिए अच्छा सोचा था, मैंने यह सब क्या कर दिया था। काश मेरी माँ मुझे अच्छे बुरे के बारे में समझाती। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। गुजारिश है, जो लोग प्यार कर बैठे हो, सब कुछ प्यार को ही समझ बैठी हो। माँ पापा को सब कुछ नहीं समझते हो। प्लीज माँ पापा की खुशी में खुश रहना सीख लो, वरना एक दिन आप भी मेरी तरह पछताओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे कायरा मोटिवेशन स्टेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।